नमस्कार सभी को, मैथ कंसल्टेंट टीक में आप सबका स्वागत है। और आज हम एचएसएससी के लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो फुली एनसीईआरटी बेस्ड मैथ है, वो हम आज से डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, एचएसएससी आप सबको पता है मेनली एनसीईआरटी से क्वेश्चन पिक करती है, डायरेक्ट एग्जाम्पल से या किसी भी एक्सरसाइज से जो एनसीईआरटी में है वहां से क्वेश्चन पिक करती है। तो हमें एक बार सभी जो एनसीईआरटी के फेवरेट टॉपिक्स हैं उनसे हमें एनसीईआरटी पहले कवर कर लेनी चाहिए, उसके बाद हमें और कुछ देखना चाहिए। मेनली तो बात ये है। तो एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक हैं हम एक एक करके सबको आज डिस्कस करेंगे। आज नहीं, मतलब चलते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। डेली एक या सवा घंटे की क्लास में डालता रहूंगा, ठीक है, और आप वहां से कवर करेंगे। इस क्लास में हम पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे डीपली, और फिर उससे बेस्ड जो एचएसएससी ने पूछा है वो, और साथ में कुछ और क्वेश्चन जो पूछने जाने हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एचएसएससी के लिए। सबसे पहले हम आज एक टॉपिक लेकर चलते हैं, सेट थ्योरी। सेट टॉपिक का नाम सेट है, सेट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेट सबसे पहले देखें होता क्या है, सेट क्या होता है। सेट को डिफाइन करने के लिए मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे, आ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके, ठीक है, उसको एक जगह लिखना, कलेक्शन, उनको कलेक्ट करना। ठीक है, किसको? ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके एक जगह लिखना क्या बोला जाता है? सेट बोला जाता है। ठीक है, जनरली जो सेट है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर मतलब ए बी सी डी कोई भी लेटर हो सकता है, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, जैसे ए, सेट का नाम ए भी हो सकता है, सेट का नाम बी भी हो सकता है, सेट का नाम सी भी हो सकता है, सेट का नाम एक्स भी हो सकता है। ये देखो कैपिटल लिखे हुए हैं। ठीक है, मतलब जब भी सेट को लिखना है कैपिटल लेटर से लिखना है, फिर बड़ी ब्रैकेट या ये बीच वाली ब्रैकेट शुरू करनी है, और इसमें हमें ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं पेन, पेंसिल, स्केल, ठीक है, मार्कर, बोर्ड, ये सब। तो आपको ये सारे किस तरह के आइटम नजर आ रहे हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जैसे स्टेशनरी में जो यूज होती हैं, पढ़ाई लिखाई की चीजें जो है वो सब इसमें लिखे हुए हैं। जैसे मैं अगर बी सेट एक लिखूं, इसमें लिखूं ए ई आई ओ यू, तो आप देख सकते हो इसमें सारे वोवल लिखे हुए हैं मैंने, तो ये बी भी एक सेट हो सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूं 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलते रहेंगे। चले या ना चले, यहीं पे भी बंद हो सकते हैं, आगे भी चल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ऐसे और कोई मैं लिख दूं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये सब। तो आपको ये सारे क्या है? ये सेट है, ये कलेक्शन है किसकी? ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, ऑब्जेक्ट की कलेक्शन है। जैसे यहाँ पे पेन, पेंसिल, स्केल, ये सब कलेक्ट करके एक जगह लिख दिए। जैसे यहाँ पे सारे वोवल, जो इंग्लिश के वोवल है वो कलेक्ट करके एक जगह लिख दिए। यहाँ पे सारे नंबर एक से ऊपर जो पूरे नंबर है, जो नेचुरल नंबर है, वो सारे कलेक्ट करके लिख दिए। यहाँ पे 4 बंदों के नाम लिख दिए। तो ये जो कलेक्शन है इसको क्या जनरली क्या बोला जाता है? सेट बोला जाता है। ये जो कलेक्शन है इसको जनरली सेट बोला जाता है। और उसको डिनोट करने की, यानी कि उसको बताने की, हाँ ये सेट है, ए बी सी कुछ भी लेटर लिख सकते हैं, पी क्यू आर ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, हम बड़ा लेटर लिखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल ऐसे बोल दूं, राम, मोहन, सोहन, ठीक है, तो ये सेट लिखा हुआ है, लेकिन ये सेट नहीं बोला जाता जब तक मैं इसको एक नाम ना दे दूं, ए नाम दे दिया, या जब तक मैं इसको पी नाम ना दे दूं, जब तक मैं इसको क्यू नाम ना दे दूं। तो नाम जो दिया जाएगा, सेट का जो नाम होगा वो बड़े लेटर से, बड़े इंग्लिश के शब्द से, बड़े इंग्लिश के लेटर से इसको डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। सेट को लिखने के 2 तरीके हैं। सेट को लिखने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके।
कौन कौन से तरीके हैं जी सेट को, इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। सेट को लिखने के दो तरीके हैं। सेट को लिखने के दो तरीके कौन कौन से, एक तो है टैबुलर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, और एक होती है सेट बिल्डर। एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होती है टैबुलर फॉर्म, और टैबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं। ये सेट को लिखने के तरीके हैं जी। देखो सेट को अगर मैं एक नाम दूं ए, ठीक है, और उसको मैं इस तरह से लिखूं एक्स, क्या हुआ ये एक्स भी, ए सेट में एक्स जैसे ऑब्जेक्ट पड़े हैं, और फिर मैं एक्स को डेफिनेशन दे दूं कि एक्स इज नेचुरल नंबर कोमा x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 10। ये देखो ध्यान से, मैंने a लिखा और उसमें किसी सेट की डेफिनेशन दी है, तो जो डेफिनेशन देने वाली प्रॉपर्टी है उसको हम टैबुलर फॉर्म करते हैं। मतलब हम जो है सेट को इस तरह से लिखते हैं, एक लाइन में एक उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं x इज, ये x वो सारे नंबर है, ये x वो सारे नंबर है जो इस डेफिनेशन को प्रूव करेंगे। डेफिनेशन कौन सी है कि नेचुरल नंबर हो और वो नेचुरल नंबर 3 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एक लाइन के अकॉर्डिंग जब सेट को लिखा जाता है, एक लाइन के अकॉर्डिंग जब सेट को लिखा जाता है, जब उसमें सेट में डेफिनेशन दी होती है किसी भी स्टेटमेंट की, यानी कि जब भी सेट स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाता है, स्टेटमेंट फॉर्म, जब भी सेट स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये स्टेटमेंट दी हुई है कि ए सेट का नाम है और ए में एक्स पड़े हुए हैं, एक्स जैसे एलिमेंट पड़े हुए हैं, और वो एक्स जो है नेचुरल नंबर है और वो 10 से छोटे हैं और 3 से बड़े हैं। ठीक है, और भी लिख सकते हैं हम एक्स इज वोवल इन इंग्लिश, इंग्लिश लेटर लिख देते हैं, या इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट भी लिख सकते हैं, ये लिख दिया। तो ये भी एक स्टेटमेंट है ना कि इसका नाम मैंने पी दे दिया, तो पी में एक्स पड़े हुए हैं, एक्स नाम है, किसका नाम है, सारे के सारे वोवल का, मतलब एक्स की जगह सारे के सारे वोवल आएंगे जो भी इंग्लिश में है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म यही ए जो बनेगा, यही ए जो बनेगा, एलिमेंट्स होंगे। इसमें तो स्टेटमेंट थी, इसमें क्या थी स्टेटमेंट, इसमें क्या होंगे एलिमेंट। जब भी मैं इसको, इस रोस्टर फॉर्म को ही अगर मैं यहां पे रिप्लेस करने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिखूंगा, x इज नेचुरल नंबर 3 इंटू 7 लिखा हुआ ना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 3 से बड़े और 10 से छोटे नंबर, यानी कि 4 5 6 7 8 9। तो इस रोस्टर फॉर्म की ये सेट बिल्डर फॉर्म बनी है, इस टेबुलर फॉर्म की ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म बनी है कि सारे के सारे ये नेचुरल नंबर है 4 5 6 7 8 9, जो किस में बिलोंग करते हैं 3 से और 10 के बीच में बिलोंग करते हैं। अब जब इसकी मुझे लिखनी पड़ जाए तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि वोवल जो इंग्लिश अल्फाबेट में है ए ई आई ओ यू, पी, ये और ये दोनों सेम है, जो ये है वो ये है, और जो ये है वो बिल्कुल इस जैसा है। लेकिन बात ये है कि ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो सेट को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। अगर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन उसने देना होगा तो इस तरह से वो दे सकता है कि एक टैबुलर फॉर्म लिख देगा और वो पूछ लेगा कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, या एक सेट बिल्डर फॉर्म दे देगा, पूछ लेगा कि वो उसका टैबुलर फॉर्म क्या होगा। ये देके ये पूछ सकता है, ये देके ये पूछ सकता है। तो किसी भी सेट को टैबुलर फॉर्म में लिखना और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जो सेट को लिख सकते हैं हम। ठीक है, आगे हम एक एक प्रॉपर्टी सेट की पढ़ते जाएंगे। सेट कितने टाइप के होते हैं, ये है कि सेट को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे सेट कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले एम्प्टी सेट।
एम्प्टी, एम्प्टी को नल भी बोल सकते हैं, नल, एम्प्टी बोल लो नल बोलो एक ही बात है। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं, एक मैं सेट का नाम लिख दूं ए एक्स, ए में कौन होगा, एक्स एक एलिमेंट होगा, एक्स इज ओड नंबर डिविजिबल बाय देखो कितनी मूर्खता वाली बात लिखी है कि x जो है ओड नंबर होना चाहिए और डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। क्या कोई ओड नंबर ऐसा होता है जो 2 से डिविजिबल हो? क्या कोई ओड नंबर ऐसा होता है जो 2 से डिविजिबल हो? ऐसा कोई भी ओड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि जो ये ए सेट होगा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो और या फिर इसको इससे भी दिखा सकते हो। ये फाई है, इस निशान को फाई बोलते हैं, इस निशान को फाई बोलते हैं। और ये किसको डिनोट करता है, एक एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, एक एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। जैसे मैं एक सेट लिखना चाहूं ए, सेट का नाम ए लिखा है, एक्स, एक्स इज ए स्टूडेंट स्टडिंग इन 10th and 11th class at same time। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा स्टूडेंट जो एक ही टाइम में, सेम टाइम में 10th में भी पढ़ रहा हो और +1 में भी पढ़ रहा हो, वो एक्स है और वो सेट में होगा। तो ऐसा कोई स्टूडेंट होता है क्या जो +1 में और 10th में एक साथ पढ़े? नहीं होता, तो ए सेट 5 होगा। तो एम्प्टी सेट जनरली क्या है, एम्प्टी सेट जनरली वो सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ये सब कंसेप्ट हमें क्लियर करना जरूरी है। आप समझ सकते हो क्यों करना जरूरी है, क्योंकि ये सब करने के बाद अगर कुछ भी पूछा जाएगा, जैसे अगर वो बहुत सारे एग्जांपल दे देगा और पूछ लेगा इसमें से एम्प्टी क्या है, ठीक है, जरूरी नहीं है एचएसएससी जो पूछा गया है वही पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। तो सारे कंसेप्ट जो सेट थ्योरी के हैं वो हमें क्लियर करने हैं। टाइम लगेगा, लेकिन जो हम बिल्ड करेंगे, जो हम कंसेप्ट हम करेंगे, जो हम चैप्टर करेंगे, सॉलिड करेंगे, उससे बाहर हिम्मत नहीं होगी एचएसएससी की कुछ पूछ ले, ठीक है। मैं इतना दावा कर सकता हूं, दावे से कह सकता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बिल्ड कर सकें, ठीक है। तो एम्प्टी सेट धैर्य रखना है और समझते जाना है। ये हो गया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या हो गया, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, उसको हम एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। दो सेट के मैं नाम लिख रहा हूं और फिर कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको वो डिस्कस करने हैं, आपको वो देखने हैं। एक मैं सेट लिख रहा हूं फाइनाइट सेट, और एक मैं लिख रहा हूं इनफाइनाइट। नाम से आपको पता चल जाना चाहिए। फाइनाइट मतलब जिसमें एलिमेंट जो होंगे फाइनाइट होंगे, मतलब जिनको हम काउंट कर सकते होंगे, जिनको हम बता सकते होंगे कि ये यहां तक फाइनाइट है, ठीक है ना। फाइनाइट मतलब जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट लिमिटेड है, समझ की बात है, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट हम देख सकते हैं कि यहां तक है, बस ठीक है, बहुत है। और इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे एलिमेंट जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट, इंफिनिटी तक एलिमेंट, ठीक है। कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आप में उनमें से छांटने हैं कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। पहला सेट ए नाम का है और उसमें मैंने लिख दिया है 1 2 3 4 5 6। दूसरा बी है, उसमें मैंने लिख दिया है ए बी सी डी ई एफ जी। ये एक सेट है सी, मैन लिविंग ऑन द अर्थ। उसके बाद डी एक एग्जांपल है, सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x² - 16 = 0। एक ई है, सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक
उसके बाद एक अलग सेट है, वो है x such that x belong to natural and x is prime। यहां तक दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद g एक सेट है, वो लिखा है x belong to natural and x is even। एक सेट है h, यस दिख रहा होगा, h है। और ये लिखा है सेट ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक, ये कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, साइड में भी आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे या नहीं हो रहे तो यहां से आप देख सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, इनमें से हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सर्च आउट करने की, कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है, देख के हम बता सकते हैं। ये काउंट कर सकते हैं, दिख रहा है साफ साफ 1 2 3 4 5 6, तो ये कैसा हो गया फाइनाइट। ये सेम टू सेम आप देख सकते हो क्या हो गया फाइनाइट, क्योंकि इनके जो लेटर है, इनके जो एलिमेंट है, इस सेट में जो ऑब्जेक्ट्स है वो लिमिटेड है, साफ साफ दिख रहे हैं। इसमें 6 है, इसमें ABCDEFG 7 तक है। अब ये देखो, मैन लिविंग ऑन द अर्थ पे जितने मनुष्य रहते हैं, मनुष्य नहीं सॉरी, जितने भी आदमी रहते हैं, जो मेल रहते हैं मैन्स, तो वो सारे इस सेट में पड़े हुए हैं। क्या उनको काउंट करना इजी है? क्या उनको पॉसिबल है? नहीं है ना। तो उनको एक सेट में लिखना मुश्किल है, इसलिए इसको मैं किस श्रेणी में रखूंगा, किस कैटेगरी में रखूंगा? इनफाइनाइट। अब सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 16 के सोल्यूशन के रिजल्ट, x स्क्वायर माइनस 16 के 2 रिजल्ट आपको देखने होंगे। x स्क्वायर माइनस 16 के 2 रिजल्ट होंगे, एक तो प्लस का 4 होगा और एक माइनस का 4 होगा, ठीक है। इसके x स्क्वायर माइनस 16 के 2 सोल्यूशन होंगे, एक तो प्लस का 4 और एक माइनस का 4। तो ये भी आप देख सकते हो क्या है, ये भी फाइनाइट सेट है, ये भी एक फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक के डेज हम लिख सकते हैं एक वीक में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। इनको लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एक फाइनाइट सेट में लिख सकते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? एक फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो x लिखना है, और x जो है नेचुरल नंबर है, और x जो है नेचुरल भी है और प्राइम भी है। तो प्राइम नंबर को क्या एक श्रेणी में लिखा जा सकता है? बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे चलते रहेंगे ना। प्राइम नंबर तो बहुत सारे हो जाएंगे, क्या पता कितने तक होंगे, तो वो भी काउंट करना मुश्किल है। इसलिए ये भी कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, इनफाइनाइट सेट है। अब आगे जी देखें कि x इज n एंड x इज इवन नंबर। सेम जो प्राइम नंबर है वो इवन नंबर के जैसे मैं लिख सकता हूं, जैसे इनफाइनाइट हो जाएगा ये भी। 2, 4, 6, 8, 10, कहां तक लिखेंगे? कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी कैसा सेट है? ये भी कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट हम इसको बोल सकते हैं। और ये है सेट ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। 2 एक्सिस हम ऐसे दिखाते हैं बचपन में ही, 2 एक्सिस होते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कितनी सारी हो सकती हैं? कोई पता नहीं है, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइन हो सकती हैं। तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। ये जो लास्ट वाला है, ये भी कैसा सेट बनेगा? इनफाइनाइट सेट। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखे थे, जिसमें से फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट आपको छांटने के लिए बोला गया था। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हम सेट के टाइप। हमने एम्प्टी सेट पढ़ा, एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। उसके बाद हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं वो डिस्कस किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी सेट इक्वल कब होते हैं, 2 सेट इक्वल कब होते हैं। आसान सी बात है, इक्वल कब होंगे? जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, सिंपल सी बात है। और सारे के सारे एलिमेंट इक्वल भी होंगे। जैसे इक्वल सेट, इक्वल सेट्स क्यों लिखा है? क्योंकि 2 सेट होंगे तभी तो इक्वल होंगे। एक सेट किसके इक्वल होगा? ये तो कोई बात नहीं बनती है। 2 सेट इक्वल कब होंगे ये देखते हैं। एक सेट लिख दिया A, उसमें मैंने लेटर लिख दिया 1, 2, 3, 4। दूसरा मैंने B सेट लिख दिया,
और उसमें मैंने लिख दिया 4 2 1 3। आपको दिख रहे होंगे इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, ठीक है। इसमें भी 1 1 2 2 3 3 4 4। तो जो दो ऐसे सेट, सिंपल सी बात है, दो ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और इक्वल भी हो, एलिमेंट सेम भी होने चाहिए और एलिमेंट इक्वल भी होने चाहिए, ऐसे सेट्स को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे सेट्स को हम इक्वल सेट बोल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे मैं और लिख रहा हूं, एक सेट का मैंने नाम लिख दिया x such that x is even number x is less than equal to 10। देखो ये एक सेट का नाम है A और उसमें x टाइप के एलिमेंट है, नंबर है, और वो इवन नंबर है और वो 10 से छोटे हैं। तो वो कौन से एलिमेंट बनेंगे, 10 से छोटे इवन नंबर कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8 10 और इक्वल भी। तो अब ये दो सेट, ये सेट और ये सेट आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्वल सेट को लिख सकते हैं। जैसे एक और सेट मैं लिखूं, पी सेट लिखूं, x such that x is vowel in English alphabet, और इसमें मैं लिख दूं एक सेट Q, मैंने सेट लिख दिया और उसमें मैं लिख दिया A E I O U। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि दो ऐसे सेट, ठीक है, दो ऐसे सेट जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और इक्वल भी हो, एलिमेंट सेम भी होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए, वो क्या होते हैं, इक्वल सेट होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं इक्वल सेट को। आगे हम चलते हैं, सबसेट क्या होता है ये देखते हैं। सबसेट, इसको मैं रफ कर देता हूं ना। सबसेट, सबसेट क्या होता है भाई, अगर एक सेट में किसी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट पड़े हैं तो उसको सबसेट बोला जा सकता है। जैसे ए एक सेट का नाम है और उसमें मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने लिख दिया। बी एक दूसरा सेट है जिसमें मैंने नंबर लिख दिया 2 3 4 5 7 8। ध्यान से देखें, जो बी के सारे एलिमेंट है वो ए में पड़े हुए हैं पहले से ही, ठीक है। तो बोला जा सकता है बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट मतलब सेट जो था उसका एक छोटा हिस्सा, जो बड़ा सेट था उसका एक छोटा हिस्सा सबसेट है, इतना सा बोल सकते हैं। और जो सबसेट है वो उसको इस तरह से लिखते हैं बी, और ये निशान होता है सबसेट का, ये इस तरह से यू, ये इस बात को लिखना बी इज सबसेट ऑफ ए, या इसको लिखना सेम बात है, बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख सकता हूं, आ सकता है। मैं लिख दिया एक सेट का नाम लिख दिया x और मैंने इसमें एलिमेंट डाल दिए, x इज ओड नंबर लेस देन 10, और एक मैंने y लिख दिया 1 3 5। तो आप देख सकते हो x इज ओड नंबर लेस देन 10, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट होंगे, ये सारे x में कौन कौन होगा, इस x में, कैपिटल x में कौन कौन होगा, 1 2 3 1 3 5 7 9, ये सारे एलिमेंट होंगे। और y में कौन कौन है, 1 3 5। तो हम लिख सकते हैं ना y इज कंटेन्ड इन x। तो सबसेट होना क्या है, एक सेट को हम सबसेट तब बोलेंगे जब वो किसी दूसरे सेट में कंटेन होगा, किसी दूसरे सेट में आता होगा। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में है तो बोला जाएगा कि पहले वाला सेट दूसरे का कंटेंट है, या पहले वाला सेट दूसरे का सबसेट है, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं। अच्छा, एक बात हो रहा है,
यहां पे अगर ये सेट, जैसे इसमें अगर मैं पूरे के पूरे एटम डाल दूं, जैसे 2 3 4 5 7 8 और कौन रह गया, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। बी और ए इस तरह से हमने लिख दिया। तो अब हम देख सकते हैं ए में 1 से लेकर 10 तक है, इसमें भी ये सारे एलिमेंट है। तो अब भी हम ये लिख सकते हैं बी इज कंटेन्ड इन ए, लेकिन साथ में ये निशान लगा देना है इक्वल का, कि बी जो है ए में कंटेन्ड भी है और बी के इक्वल, जो बी है वो ए के इक्वल भी है। ये दोनों निशान इसमें हमने लगा देने हैं, बी इज कंटेन्ड इन ए एंड ऑल्सो बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर होना, इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब सबसेट तो है लेकिन उसके इक्वल भी है यहाँ पे, ठीक है। सबसेट है लेकिन उसके इक्वल भी है। हम उसको इसी चीज को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि ए इज कंटेन्ड इन बी, ये भी तो है क्योंकि ये इसमें इक्वल है, ये इसमें इक्वल है, तो एक दूसरे के इक्वल है ना ये दोनों। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए इज कंटेन्ड इन बी, और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बी इज कंटेन्ड इन ए। इसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। साफ नहीं दिख रहा होगा वहां पे, थोड़ी शैडो पड़ती है, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट। तो दो सेट यहां पे बात हो रही है, एक तो इम्प्रॉपर और एक प्रॉपर। प्रॉपर तो क्या होगा कि उसमें जैसे अब ये होता प्रॉपर, ये प्रॉपर होता कि जो बी है वो ए से निकल के ही आया है, बस बात खत्म। और बी उसके अंदर भी है और उसके इक्वल भी है, ठीक है, वो होगा इम्प्रॉपर, ठीक है। हम उसको इक्वल लिख भी सकते हैं, उसको कंटेन्ड भी लिख सकते हैं, हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि ए इज कंटेन्ड इन बी, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट को कब होगा, जब बी जो है ए से छोटा होगा, यानी कि उसके एलिमेंट कम होंगे और बी के सारे एलिमेंट ए से मिलते भी होंगे, तो होगा प्रॉपर सबसेट। और जब उसके इक्वल हो जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट, तब हम बोल सकते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं इस बात को, ठीक है। आगे मैं सेट के कुछ नंबर हैं जो ध्यान रखने हैं आपको, बहुत ही अच्छी बातें हैं, 4-5 नोट हैं जो हम आपको ध्यान रखना है, वो मैं बताता हूं। ध्यान से देखना है, सेट ऑफ नंबर्स। नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर वो आपने देखा है तो अच्छी बात है, आपको यहाँ पे समझने में अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर नहीं देखा है तो आप समझने की कोशिश करेंगे। सेट ऑफ नंबर्स, ये एन से लिखा जाता है एक सेट, उसमें क्या आता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स मैं आपको वहां मैंने समझाया हुआ है कौन है, लेकिन मैं यहां पे भी बता देता हूं। 1 से शुरू होने वाले नंबर 1 2 3 4 5, ये सारे पूरे नंबर 1 से शुरू होने वाले पूरे नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। और उनको किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, बड़े एन से, ठीक है। एक होता है जी डब्ल्यू, डब्ल्यू होता है होल, WHOL, सेट ऑफ होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाता है जी, ये सारे नंबर, ठीक है। और एक फिर उसके बाद आता है जेड, जेड होता है इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर में कौन आ जाते हैं, इन्हीं के नेगेटिव भी आ जाते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही -1 -2 -3 -4, इस तरह से चलते रहते हैं ये, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें माइनस वाले भी आ जाते हैं, प्लस वाले भी आ जाते हैं, माइनस वाले भी आ जाते हैं, चलते रहते हैं इस तरह, ठीक है। इसके बाद आपको बताऊं, एक होता है क्यू से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल आपको बोलते हैं P/Q की फॉर्म में लिखना होता है, जिसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, अंश बाई हर की फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं। और कंडीशन ये होती है कि P और Q दोनों Z में होते हैं, दोनों ही इंटीजर होते हैं, और Q कभी भी 0 नहीं होता।
ये ध्यान रखना है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं मैंने बता भी रखा है, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 5/7, 3/8, ये सब। और दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, माइनस के भी हो सकते हैं, -5/7, -8/7, कुछ भी। लेकिन कभी डिवाइड वाला पोर्शन यानी जो क्यू है वो 0 नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं 5/0, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये बात। आगे देखते हैं। टी एक सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपको पता होना चाहिए, अंडर रूट जिसके नहीं निकलते हैं, ठीक है, और पाई हुआ, वो सब इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये मैंने बता रखा है। और एक होता है रियल नंबर। रियल, सारे के सारे नंबर रियल होते हैं, सिर्फ कुछ केसेस को छोड़ के, जैसे अंडर रूट माइनस वाले संख्या जो होती है उनको छोड़ के, ये इमेजिनरी होते हैं, बाकी सारे नंबर रियल होते हैं। तो ये मैंने सेट ऑफ नंबर्स लिखा है आपके सामने। एन कहीं भी लिखा होगा तो समझ जाना है कि आपको नेचुरल नंबर की बात हो रही है। कैपिटल डब्ल्यू अगर कहीं लिखा है तो समझ जाना कि होल नंबर की बात हो रही है। अगर जेड कहीं लिखा है तो समझ जाना कि इंटीजर्स की बात हो रही है। अगर क्यू लिखा है कहीं तो समझ जाना कि रेशनल नंबर की बात हो रही है। टी लिखा हो तो इरेशनल नंबर की बात हो रही है। और आर लिखा हो तो रियल नंबर की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन क्या बिल्ड कर सकते हैं। हम ये दे देगा कि ये 4 सेट दे दिए, एन दे दिया, डब्ल्यू दे दिया, जेड दे दिया और क्यू दे दिया, और स्टेटमेंट पूछ सकता है कि कौन किसके अंदर कंटेन होता है, कौन किसका सबसेट है। हम सबसेट पढ़ रहे हैं ना, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था सबसेट क्या होते हैं। तो वो पूछ सकता है कि कौन किसका सबसेट है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा सा लिख रहा हूं। आप देख सकते हो कि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सेट है किसका, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है, सेट किसका है, वो होल नंबर का भी सेट है। और जो होल नंबर है वो इंटीजर के सेट है। ठीक है, जो इंटीजर है वो सारे के सारे रेशनल नंबर में भी आ सकते हैं, रेशनल नंबर क्यू में। लेकिन जो क्यू है वो इरेशनल में नहीं होंगे, ये दोनों अलग है। सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल, क्यू और टी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। क्यू अलग है, टी अलग है। और ये सारे के सारे किस में आएंगे, रियल में आएंगे। तो आप समझ सकते हो, जो रेशनल नंबर होते हैं वो भी रियल का सेट होते हैं, इंटीजर वो भी रियल के सेट होते हैं, डब्ल्यू वो भी रियल के सबसेट होते हैं, और नेचुरल वो भी रियल के सबसेट होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो है वो सारे के सारे रियल नंबर में कंटेंट होते हैं, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो आप समझ सकते हो कभी भी इरेशनल नहीं हो सकते, ये नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कि टी नहीं हो सकते। ऐसे ही जेड भी कभी टी नहीं हो सकते, इंटीजर जो होते हैं वो भी कभी टी नहीं हो सकते। इरेशनल बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। ठीक है, बाकी सब सेट इसमें कंटेन करते हैं। अगर कहीं आपको ये दे दिया कि रियल इज कंटेन्ड इन नेचुरल नंबर, तो आप समझ जाओ कि ये गलत स्टेटमेंट है, ऑप्शन ये गलत हो सकती है, क्योंकि रियल सबका बाप है, रियल सारे नंबर्स का बाप है, समझ सकते हो। नेचुरल, होल, इंटीजर, क्यू, टी सबके सब रियल में कंटेन होते हैं। ठीक है, सबके सब रियल में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटा सेट नेचुरल से डिनोट करते हैं, फिर डब्ल्यू, फिर इंटीजर, फिर रेशनल और फिर क्यू, सॉरी आर। ठीक है, तो अगर कहीं भी ये लिखा है कि इंटीजर जो होंगे वो नेचुरल में आएंगे, तो ये गलत लिखा है। नेचुरल इंटीजर में आएंगे, ये सही लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या है। सबसे आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए पहली बात, और फिर उसके बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है वो किसमें कंटेन होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ये मैं रफ कर देता हूं। आगे डिस्कस करते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं एक टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, वो है 2 raised to the power n, 2 raised to the power n। किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, जैसे एक सेट लिख दूं मैं A, और उसमें है A B C, 3 एलिमेंट है, A B C 3 एलिमेंट है।
तो इस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, कितने सबसेट टोटल पूछा जाए तो 2 की पावर 3 कितने हो सकते हैं, 8। इस तरह के क्वेश्चन HSSC पूछता है, आपको पता है, ठीक है, टोटल नंबर जो निकाले हैं। अब देखो ध्यान से, इसके अलावा 2 बातें और पूछ सकता है। वो क्या क्या पूछ सकता है? एक सेट तो कौन है, सबसे पहली बात मैं वो सेट लिख रहा हूं सारे के सारे। अकेला A आ सकता है जी, अकेला B भी आ सकता है, अकेला C भी आ सकता है, ये 3 सबसेट हो गए। उसके बाद A B दोनों साथ में आ सकते हैं और A C दोनों साथ में आ सकते हैं, ये हो गया। अब B C भी दोनों साथ में आ सकते हैं, ये 3, ये हो गए 6। और एक होगा जी तीनों साथ साथ आ जाए, A B C तीनों साथ साथ आ जाए। ये आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A B को B लिख दो, कोई चक्कर नहीं है। देखो A B C तीनों अकेले अकेले आ गए, ठीक है, A B अलग, A C अलग, B C अलग, 2-2 करके आ गए, तीनों इकट्ठे आ गए। और एक होता है जी कुछ भी ना आए। तो ये टोटल कुछ भी ना आए, ये भी एक सबसेट है। ये जो 5 है, इसको 5 लिखना होता है, ठीक है। जो 5 है वो भी एक सबसेट होता है किसी भी सेट का, ठीक है। तो टोटल 8 सबसेट हुए इसके, समझ पा रहे होंगे। तो कोई भी सेट है, अगर उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाले हैं तो 2 की पावर कर देनी है, वो होंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान से देख रहा होगा, ये जो ABC है वो तो ठीक इसके इक्वल है, यानी कि ये जो सेट है ये इम्प्रॉपर है। क्या होगा? इम्प्रॉपर। ये सेट क्या होगा? इम्प्रॉपर होगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि प्रॉपर सबसेट कितने हैं, अगर आपको पूछा जाए, ये तो सब जगह लिखा है, ये सब जगह लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि प्रॉपर सबसेट कितने होंगे। प्रॉपर सबसेट जो होंगे उसमें से 1 घटा देना है जी। 2 की पावर 3 में से जितना आए, 8 आ गया, उसमें से 1 घटा दो, कितना आ गया? 7। तो प्रॉपर सबसेट अगर पूछा जाएगा तो 2 की पावर n करके उसमें से 1 घटा देना है, 2 की पावर n करके उसमें से 1 घटा देना है, वो होगा जी प्रॉपर सबसेट, ठीक है। क्योंकि उनमें से एक जो होगा इम्प्रॉपर होगा, वही सेट होगा जो गिवन है। अगर पूछा जाए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी, तो ध्यान देखना है, नॉन एम्प्टी अगर पूछा जाए, ये देखो इसमें इन 8 में एक एम्प्टी सेट भी है, जो बताया है मैंने, उन 8 में एक एम्प्टी सेट भी है। तो अगर नॉन एम्प्टी पूछा जाए तो वही ये नॉन एम्प्टी घटा दो, तो वो भी क्या होगा? 7 होगा। 2 की पावर n में से 1 घटा दो, यानी कि ये भी कितना आएगा? 7 आएगा। आप समझ सकते हो कि जो सबसेट होंगे, जो जितने भी सबसेट होंगे, उसमें से एक इम्प्रॉपर होगा और एक नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी पूछे तो उसको हटा दो, बच गए 7, ठीक है। अगर प्रॉपर पूछे तो इसको हटा दो, फिर बच गए 7, क्योंकि 5 तो पहले से ही है। और अगर ये पूछे कि नॉन एम्प्टी भी हो और प्रॉपर भी हो, तो एम्प्टी वाले को भी हटा दो और प्रॉपर को भी हटा दो, बच गए कितने? 6। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको देख लेना है कि क्या पूछा है। टोटल नंबर ऑफ पूछा है, प्रॉपर पूछा है, नॉन एम्प्टी पूछा है, या नॉन एम्प्टी प्रॉपर पूछा है। नॉन एम्प्टी प्रॉपर पूछा है तो पूरे करके उसमें से 2 घटाना है, नॉन एम्प्टी प्रॉपर। नॉन एम्प्टी भी है और ये प्रॉपर भी है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये जो है नॉन एम्प्टी भी है और प्रॉपर भी है, आप समझ सकते हो। तो ये नंबर ऑफ सेट सबसेट से पूछा जा सकता है कि किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। 2 की पावर n, अगर एलिमेंट यहां पे इस तरह से देता कि A एक सेट है और उसमें 4 एलिमेंट 1 2 3 4, और सिर्फ इतना सा पूछता टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो ये 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16। 2 की पावर 4 16। अगर वो पूछता कि कितने प्रॉपर होंगे, 15, कितने नॉन एम्प्टी होंगे, 15, कितने नॉन एम्प्टी भी होंगे और प्रॉपर भी होंगे, 16 में से दोगे 14। तो इस तरह से हम कर सकते हैं जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि किसी भी सबसेट में कितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं, यानी कि सबसेट की संख्या कितनी है। अगर एक सेट गिवन है तो सबसेट की संख्या कितनी होगी, वो हम इससे डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। पूरे कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो जब बाद में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले बनेंगे तो आपको सब क्लियर हुआ मिलेगा। मैं इतना समझता हूं
तो अपनी पेशेंस बनाए रखो और पूरा जो क्लियर करो अपना एक जो टॉपिक है वो क्लियर करो। उसके बाद जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, मैं इतना समझता हूं। ठीक है, आगे हम समझते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं। पावर सेट, पावर सेट। अभी हमने सबसेट पढ़ा, अभी हमने सबसेट पढ़ा है। ठीक है, तो सबसेट को अगर एक और सबसेट बना, सबसेट का एक सेट बना दे तो उसको पावर सेट बोलेंगे। जैसे अगर मैं एक सेट लिखूं, डेफिनेशन से शायद ना समझ में आए, एग्जांपल लेके आपको समझ में आ जाएगा। देखो ए एक सेट लिखा मैंने जिसमें ए और बी दो एलिमेंट लिए, तो इसके सबसेट कितने होंगे? सबसेट इसके होंगे 4। कौन कौन से? एक मैं लिख दूं ए, एक मैं लिख दूं बी, एक मैं लिख दूं ए बी और एक मैं लिख दूं 5। ये हो गए 4। ठीक है, इन चारों को मैं एक सबसेट में डाल दूं बड़े में, ए बी ए बी और 5। ठीक है, यानी कि जो पावर सेट है वो सेट ऑफ सेट्स या सबसेट्स, सेट ऑफ सबसेट्स। पावर सेट जो होता है वो सेट होता है किसका? सबसेट्स का। सबसेट्स का एक सेट अलग से बना दिया तो उसको क्या बोल दिया? पावर सेट। ठीक है, सबसेट का जो एक अलग से सेट बना दिया उसको क्या बोलेंगे? पावर सेट बोलेंगे। और आप समझ सकते हो कि एक एलिमेंट्स इन पावर सेट, एक पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? आप समझ सकते हो 2 की पावर n होंगे, क्योंकि इसमें कौन से एलिमेंट आए हैं? सारे के सारे सबसेट आए हुए हैं। और सबसेट कितने होते थे? 2 की पावर n होते थे। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हुए टोटल? वही देखो 4 है ना, वो 4 के 4 इसमें उठा दिए, तो 1 2 3 4। तो अगर पावर के सेट पूछे, पावर सेट के एलिमेंट पूछे, अगर पावर सेट के एलिमेंट पूछे वो भी 2 की पावर n होंगे। और अगर पूछे कि कितने सबसेट हैं, वो भी 2 की पावर n होंगे। इस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जो पावर सेट है उसको, जैसे ए है, इसको सेट से डिनोट किया, पावर सेट को पी ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर इसका नाम एक्स होता तो इसका नाम क्या होता? पी एक्स। ठीक है, इसका नाम अगर क्यू होता तो इसका नाम क्या होता? पी क्यू। आप समझ सकते हो, पावर सेट को पी से डिनोट करते हैं, साथ में पी के ब्रैकेट में उस सेट का नाम लिखते हैं जिस सेट का वो पावर सेट है। इतनी सी बात है। ठीक है,